यूपीए 2 के अवतार के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 4 वर्ष में ही उनकी असफलताएं इतनी ज़्यादा हैं कि उनका जो पूरा 9 वर्ष का कार्यकाल है उस फलक तक जाने की आवश्यकता हमें महसूस नहीं हो रही। वास्तव में उनके 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात 4 वर्ष तक इसलिए सीमित रखेंगे कि 4 वर्ष में ही उन्होंने इतना बहुत कुछ कर दिया है कि उसी पर काफ़ी समय लग जाएगा। हम एक लिखित हैंडआउट भी आपको दे रहे हैं और मैं और अरुण जी दोनों मौखिक रूप से भी आपको संबोधित कर रहे हैं। हम इनके अलग अलग क्षेत्रों की असफलता की बात करेंगे। सबसे पहले मैं राजनीतिक मोर्चे की असफलता लूंगी। आप जानते हैं कि 1998 से भारत की राजनीति 2 ध्रुवों में बट गई है। थोड़े थोड़े अंतराल को अगर छोड़ें 2.5 साल के जनता पार्टी के वीपी सिंह के, तो ज़्यादातर एक दलीय सरकार केंद्र में रही। 1996 में गठबंधन की सरकारें बनी 2-2, लेकिन 1998 से ये पुष्ट हो गया कि भारत में गठबंधन का युग आरंभ हो गया है। 1998 से 2004 तक एनडीए का शासनकाल रहा और उसके बाद से यूपीए। इन 2 ध्रुवों का एक एक राष्ट्रीय पार्टी नेतृत्व करती है। एनडीए का नेतृत्व बीजेपी करती है, यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस करती है और अन्य क्षेत्रीय दल इसके साथ होते हैं। इस तरह के गठबंधन की सरकारों के लिए एक विशेष नेतृत्व की जरूरत होती है। वो नेतृत्व जो व्यक्ति लीडर हो। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन लीडर नहीं है। और लीडर ना वो अपनी पार्टी के हैं और ना वो देश के हैं। और यूपीए का नेतृत्व बटा हुआ नेतृत्व है। आप सब साक्षी हैं इस बात के कि कैबिनेट में यूपीए के घटक दल डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बैठते हैं, लेकिन अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए यूपीए चेयरपर्सन की तरफ देखते हैं। अगर सरकार और संगठन में ये बंटवारा रहा होता, वहीं तक सीमित रहा होता, तो शायद देश का अनिष्ट नहीं होता उतना। लेकिन अनिष्ट तब शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के बीच वन अपमेनशिप की लड़ाई शुरू हो गई। कितने ही उदाहरण ऐसे आए कि सरकार ने कोई निर्णय लिया, वो निर्णय जनता को अप्रिय लगा, तो कांग्रेस अध्यक्षा ने पत्र लिखकर उस निर्णय को बदलवाया। 4 रुपए अगर डीजल के नाम पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो 1 रुपया कांग्रेस अध्यक्षा ने घटवा दिया। और ये उनकी नीति बन गई कि तिजोरी में, सरकारी तिजोरी में 3 रुपए आ भी गए और कांग्रेस को 1 रुपए की वाहवाही भी मिल गई। और जनता को ऐसा लगा कि 4 रुपए जो बढ़े थे उससे 1 रुपए की राहत मिल गई। और इसको उन्होंने एक नीति के तौर पे तैयार कर लिया कि बुरी चीजों का ठीकरा सरकार के सिर और उनको सुधरवाने का काम पार्टी के सिर। और इस पूरे का खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। ये बटा हुआ नेतृत्व देश में एक अनिर्णय की स्थिति पैदा कर रहा है। ये सबसे बड़ी असफलता राजनीतिक मोर्चे पर यूपीए की है कि गठबंधन को जिस तरह का नेतृत्व चाहिए वैसा नेतृत्व ये प्रदान नहीं कर सके। अब मैं आर्थिक मोर्चे की असफलता की बात करती हूँ। मित्रों, आमतौर पर हम लोग अर्थव्यवस्था को जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, इनके आंकड़ों या इनकी दरों से जानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल विकास दर या राजकोषीय घाटा कितना कम या कितना ज़्यादा है, इससे अर्थव्यवस्था का सही आकलन नहीं होता। अर्थव्यवस्था का सही आकलन होता है वातावरण से, माहौल से, कि क्या माहौल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला है या अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने वाला है। और मैं इसके प्रमाण के रूप में बताना चाहूँगी कि जब एनडीए सरकार में आया था तो हमें एक जर्जर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। लेकिन चारों तरफ इतनी आर्थिक गतिविधि हमने पैदा कर दी। कहीं गांव सड़क से जुड़ रहे हैं, कहीं राजमार्ग चौड़े हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कि उसके कारण पूरे देश में एक माहौल खुशनुमा बन गया
और जब हमने सरकार छोड़ी तो एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था, बूमिंग इकोनॉमी हमने इनको विरासत में दी, जो इनको धरोहर में मिली। और पहले इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने इसको स्वीकार भी किया। लेकिन यूपीए के पहले कार्यकाल में क्योंकि उसका असर था तो अर्थव्यवस्था खराब नहीं हुई ज़्यादा, लेकिन अब चूंकि उसका असर खत्म हो गया तो आज जो बात है वो एक इतने निराशाजनक माहौल की है कि लोग नई पूंजी लगा नहीं रहे, पुरानी पूंजी निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फैसला नहीं हो रहा, लोग जेल जा रहे हैं, माहौल ऐसा बन गया है, कोई अधिकारी साइन नहीं कर रहा। पिछले दिनों एक बड़े समाचार पत्र में ये खबर आई थी कि 7.5 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस के लिए पड़े हैं। ये समाचार पत्र की रिपोर्ट है। अब 7.5 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर क्लियर हो गए होते तो कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता, कितनी आर्थिक गतिविधि बढ़ती। लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था का माहौल है ये हमारे लिए चिंता पैदा करता। और इसी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा आयाम जुड़ गया भ्रष्टाचार का। यूपीए 1 में भी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, लेकिन यूपीए 2 ने तो इंतहा कर दी। एक घोटाला थमता नहीं, दूसरा उजागर हो जाता है और राशि माइंड बॉगलिंग, दिमाग को बौखलाने वाली है। दूसरे घोटाले की राशि हमेशा पहली राशि से बढ़कर होती है। 70,000, 1,76,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1,86,000 करोड़, यानी लोग जीरो लगाना भूल जाते हैं। और अगर आज मैं ये कहूं कि इतना भ्रष्टाचार पहले कभी किसी शासनकाल में नहीं हुआ तो ये गलत नहीं होगा। और इसी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खामियाजा आम आदमी को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इतनी महंगाई भी किसी शासनकाल में नहीं बढ़ी जितनी कि इस शासनकाल में बढ़ी है। इस अर्थव्यवस्था की असफलता के बाद मैं विदेश नीति की असफलता की बात करना चाहती हूँ। आमतौर पर विदेश नीति में सरकारें सफल रही हैं क्योंकि वो राष्ट्र के हित में ही नीति बनाती हैं। लेकिन पहली सरकार है जहां हमें देखना पड़ रहा है कि मालदीव जैसा छोटा देश भी भारत जैसे बड़े देश को आंखें दिखाता है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन हम अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने तमिल भाइयों के लिए उनकी जायज मांगे भी मनवाने में असमर्थ रहे हैं। जितने हमारे पड़ोसी देश हैं डिस्टर्ब्ड हैं, वहां भारत को जो भूमिका निभानी चाहिए वो हम नहीं निभा पा रहे हैं। पहली बार हुआ है कि चाइना का जो इंकर्शन हमारे एलएसी पे हुआ वेस्टर्न सेक्टर में, उसको इतना समय लगा सुलझाने के लिए। और ये तो क्योंकि चीनी प्रीमियर की यात्रा थी तो वो सुलझ गया, लेकिन शायद इसके बाद और ज़्यादा लंबा वो चलता और सुलझता कि नहीं सुलझता, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए यह सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर भी पूरी तरह असफल रही है। इसी तरह हमने राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक पैराग्राफ लिखा है और महिलाओं से जुड़ी एक सुरक्षा का भी पैराग्राफ लिखा है कि महिलाओं से संबंधित अपराधों की एक बाढ़ जैसी आ गई। किसी शासनकाल में इतने केस, इतने मामले महिला सुरक्षा के नहीं आए जितने कि इनके सामने आए हैं। इसलिए हम ये हैरान हैं कि ये किस बात का जश्न मना रहे हैं। आज 4 साल में ये जश्न मना रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हैं? क्या आम आदमी को दिए जाने वाले त्रास का, या जनता से किए गए विश्वासघात का, या मायूस माहौल का? चाहिए तो ये था कि 4 वर्ष के बाद आज ये इकट्ठे बैठकर विचार मंथन करते, कोई चिंतन करते और देश से क्षमा याचना करते। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी शैली नहीं है, उनका लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास ही नहीं है। बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में तो मैं कहना चाहूंगी कि जो सिलसिला सीबीसी की नियुक्ति से शुरू हुआ था वो एनएचआरसी तक उसी तरह जारी रहा। आपको याद होगा कि सीबीसी के नियुक्ति के समय मैंने विमत दिया था, डिसेंटिंग नोट दिया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उनको अपॉइंट किया जिनको वो अपॉइंट करना चाहते थे। अंततः सुप्रीम कोर्ट से वो नियुक्ति रद्द हुई। वही सिलसिला एनएचआरसी में अपनाया गया
वहाँ मैं अकेली केवल लोकसभा का नेता था सीवीसी की कोलिजियम में। इस कोलिजियम में हम दोनों नेता प्रतिपक्ष थे और एनएचआरसी की दोनों नियुक्तियों पर हम दोनों ने विमत टिप्पणियां दी और अलग अलग अपने अपने कारणों से, कोई पार्टी के नाते नहीं। अरुण जी ने अपना डिसेंट नोट लिखा, मैंने अपना डिसेंट नोट लिखा, दोनों ने अपने अपने कारण लिखे, लेकिन लगता है कि जैसे मन बनाकर आए थे और तय कर लिया था कि हमारी बात को सुनना ही नहीं। तो बहुमत के ऊपर आधार पर अगर वो इस तरह से विमत को खत्म करेंगे तो कंसल्टेशन एक फार्स बन के रह जाएगी जो रह गई है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में सीएजी हो, सीवीसी हो, पीएससी हो, जेपीसी हो, हर संस्था का जिस तरह से इन्होंने क्षरण किया है वो भी पहले कभी नहीं होता। इसलिए हमने तय किया है कि ये तो ना विचार मंथन करेंगे, ना आत्मचिंतन करेंगे, ना क्षमा याचना करेंगे, लेकिन हम प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नाते इनके कारनामों को उजागर करेंगे, देश में जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे, अगले सप्ताह जेल भरेंगे और आने वाले चुनाव में इस शासन से देश को मुक्ति दिलाएंगे। तो इनका जश्न और हमारा उसके बारे में संकल्प करने के लिए हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं माइक अरुण जी को देती हूँ, वो इसमें कुछ जोड़ेंगे।